हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, सीटेट आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। यह 2023 के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की रचना है, कि ब्रजरत्न दास की रचना है, कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, कि इनमें से कोई नहीं? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो ब्रजरत्न दास की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजरत्न दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? सुधा चौहान की जीवनी है, कि सुभद्रा चौहान की जीवनी है, कि ममता कालिया का जीवनी है, कि रेखा चौहान का? फटाफट आंसर कीजिए कि मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? तो मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कविता लिखा, झांसी की रानी। झांसी की रानी आप लोग पढ़े भी होंगे कि बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और यह जीवनी किसने लिखा? तो इनकी पुत्री सुधा चौहान ने यह जीवनी लिखा। मिला तेज से तेज अपनी माता श्री को याद में सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी माँ थी, उन्हीं की जीवनी लिखी सुधा चौहान ने। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद जी की व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी को किसने लिखा है? यह जीवनी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और किसने लिखा है यह जीवनी को? विश्वनाथ शर्मा ने लिखा है, कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, कि विवेक ने लिखा है, कि दशरथ ओझा ने लिखा है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है व्योमकेश दरवेश, और इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी को लिखा है व्योमकेश दरवेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप हुदरी आत्मकथा किसकी है? आप हुदरी आत्मकथा किसकी है? राधिका रमण प्रसाद जी की है, कि रमणिका गुप्ता जी की है, सुशीला टाकभौरे जी की है, कि अज्ञेय जी की है? आप हुदरी आत्मकथा किसकी है? इस सेशन में जीवनी और आत्मकथा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप हुदरी रमणिका गुप्ता जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। दोहरा अभिशाप किसकी रचना है? दोहरा अभिशाप कैलाशनाथ का है, कि कौशल्या बैसंत्री की है, कि सुशीला टाकभौरे की है, कि श्याम सुंदर दास की है? तो दोहरा अभिशाप किसे मिला था? कौशल्या जी को मिला था। एक तो रामचंद्र वन चले गए और दशरथ जी की मृत्यु हो गई, तो कौशल्या बैसंत्री दोहरा अभिशाप लिखा इन्होंने। शिकंजे का दर्द किसकी रचना है? शिकंजे का दर्द किसकी रचना है? किसकी रचना है? किस विधा की रचना है? विधाओं से भी क्वेश्चन आते हैं। कहानी विधा की है, कि कविता है, कि उपन्यास है, कि आत्मकथा है? क्या चीज़ है? शिकंजे का दर्द। तो शिकंजे का दर्द एक आत्मकथा है, और यह किसकी आत्मकथा है? तो सुशीला टाकभौरे
सुशीला टाकभौरे जी की आत्मकथा है शिकंजे का दर्द। सुशीला टाकभौरे जी की आत्मकथा है शिकंजे का दर्द। क्वेश्चन नंबर 7 है यादों की बारात। यह भी एक आत्मकथा है। यादों की बारात किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है? राकेश वत्स की है कि जोश मलिहाबादी की है कि सुशीला टाकभौरे की है कि जैनेंद्र कुमार की है? यादों की बारात। फटाफट आंसर कीजिए। तो जोश मलिहाबादी जी की आत्मकथा है यादों की बारात। यादों की बारात जोश मलिहाबादी जी की आत्मकथा है। कहीं न जाए क्या कहिए, यह केशव कहीं न जाए का कहिए वो तो तुलसी जी की रचना का एक पंक्ति है, लेकिन कहीं न जाए का कहिए यह एक रचना है। और यह किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है कि शांति प्रिय द्विवेदी जी ने लिखा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि जोश मलिहाबादी जी ने? कहीं न जाए का कहिए। एक है केशव कहीं न जाए का कहिए, तुलसीदास की वह पंक्ति है। और ये है कहीं न जाए का कहिए। इन चारों में किसकी रचना है? कहीं न जाए का कहिए। तो भगवती चरण वर्मा की रचना है कहीं न जाए का कहिए। मेरी जीवन रेखा यह एक आत्मकथा विधा की रचना है। यह किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कि शांति प्रिय द्विवेदी जी की रचना है कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। मेरी जीवन रेखा महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी जीवन रेखा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है परिव्राजक की प्रजा किस्मी की आत्मकथा है? यह आत्मकथा विधाओं को जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि विधाओं से भी क्वेश्चन दे देता है कि यह आत्मकथा है कि रिपोर्टाज है कि कहानी है, क्या है? तो या परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर शांति प्रिय द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 11 है अस्थि और भवती किसकी रचना है? अस्थि और भवती किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है कि विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी की रचना है कि रविंद्र कालिया की रचना है कि ममता कालिया की? अस्थि और भवती। तो अस्थि और भवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है। और यह क्या है? एक आत्मकथा है। अस्थि और भवती एक आत्मकथा है। और एक किसकी आत्मकथा है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की आत्मकथा है अस्थि और भवती। नोट डाउन कीजिएगा। ये 2023 यूपी पीजीटी के लिए बेहद उपयोगी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे जो आपके परीक्षा में मददगार सिद्ध होगी। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसकी है? आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसकी है? सेठ गोविंददास जी की है कि सुभाष चंद्र बोस जी की है कि देवराज उपाध्याय की है? इनमें से कोई नहीं। आत्मनिरीक्षण, तो आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंददास जी की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंददास जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है यौवन के द्वार पर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है कि कहानी है कि उपन्यास है कि संस्मरण है? यौवन के द्वार पर किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है। और यह किसकी आत्मकथा है?
तो देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 1900 में, 1923 ईस्वी में कि 1930 ईस्वी में? कब प्रकाशित हुई इंदुमती कहानी? तो इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, उस वैसे ही अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। रुक जाइए, पूरे क्वेश्चन को हम यह कोटेशन है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि डॉक्टर नगेंद्र जी का है कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। उस समय तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उस समय गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है इस समय। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस प्रकार 10वीं 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह किसका कथन है? रचना नहीं है, यह किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि शांति प्रिय द्विवेदी जी का है कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि इस प्रकार 10वीं या 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। आदिकाल नाम किसने दिया? तो वीरगाथा काल का आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। तो इसलिए इस कोटेशन को पढ़ते समय यह आदिकाल टिक के रूप में समझ लीजिएगा कि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो यह कोटेशन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपहु अवहट्टा। अवहट्ट भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि विद्यापति जी का है, अमीर खुसरो जी का है कि प्रेमचंद्र जी का? देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपहु अवहट्टा। तो यह ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह विद्यापति जी की रचना है। ऑप्शन नंबर, यह कथन विद्यापति जी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ख। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ना बिंदु ना रवि शशि मंडल। यह किसका कथन है? ना बिंदु ना रवि शशि मंडल लोईपा जी का है कि सराफा जी का है कि कुकुरपा जी का है कि कढ़ापा जी का है? ना बिंदु न रवि शशि मंडल, यह कथन किसका है? यह सराफा जी ने कहा है कि ना बिंदु न रवि शशि मंडल। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह एक आत्मकथा है, किसकी है? ममता कालिया जी का है, मनु भंडारी जी का है कि प्रभा खेतान जी का है? तो कि रविंद्र कालिया जी का है। तो यह मनु भंडारी जी की आत्मकथा है। यह एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। क्षेत्र है, कदम है, गांव है, घर है?
तो कदम का कदम्ब होगा, घर का गृह होगा, तत्सम शब्द, और गांव का ग्राम होगा। तो इसमें यह तीनों तो तद्भव शब्द है, यह क्षेत्र तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर। कावा तरुवल पंच विडाल किसका कथन है? कावा तरुवल पंच विडाल, यह आदिकाल का कथन है। सराफा जी का है कि लुइपा जी का है कि कढ़ापा जी का है कि बिरपा जी का है? कावा तरुवल पंच विडाल, तो यह लुइपा जी ने कहा है, कावा तरुवल पंच विडाल। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। सहजे धीर कर वारुणी साथ किसकी रचना है? सहजे धीर कर वारुणी साथ किसकी रचना है? सराफा जी की है कि बिरपा जी की है कि कढ़ापा जी की कि लुइपा जी की? तो यह बिरपा जी की रचना है, सहजे धीर कर वारुणी साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवम तई जो नऊ अजरैसो अजराजर मर होई, आ गुरु उपसे विभवलमयी हो पर धरला कोई। कि जीवन तो नश्वर है, जर के मर जाना है, अजरा मर होई, लेकिन गुरु उपसे भले में गुरु जो जिनको मिल जाते हैं उन ऊपर ढाड़ा कोई, उससे भाग्यशाली, ढाड़ा माने भाग्यशाली कौन है? सराफा ने कहा यह कथन कि लुइपा ने, कि कढ़ापा द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है कि बिरपा द्वारा? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह सराफा जी के द्वारा लिखा गया पंक्ति है कि जीवम जय तो नऊ अजरैसो अजरामर होई। यह नया जीवन जो है वह एक दिन जर के अजर अमर हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वह भाग्यशाली जीवन है जिसको गुरु उपसे भिलमई, वह जो जिसको गुरु मिल गए हैं। रुक्कड़ किंजौ मंत्रन तंत्र है, रुक्कड़ किंजौ मंत्रन तंत्र, यह किसकी रचना नहीं, किसका कथन है? सराफा जी का है कि कढ़ापा जी का है कि लुइपा जी का है कि इनमें से कोई नहीं? तो यह कढ़ापा जी का कथन है, रुक्कड़ किंजई मंत्रन तंत्र, और यह आदिकाल के कथन है, सिद्ध कवियों द्वारा लिखा गया ऐसे ही कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सहजे धीर कर वारुणी साथ, सहजे धीर कर वारुणी साथ किस कवि का कथन है? बिरपा जी का है कि लुइपा जी का है कि कढ़ापा जी का है कि विद्यापति जी का है? सहजे धीर कर वारुणी साथ, यह आदिकाल की पंक्तियां है, तो यह बिरपा जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जैनेन्द्र का उपन्यास डायरी शैली में किसने लिखा? जैनेन्द्र का उपन्यास डायरी शैली में किसने लिखा? जयचंद्र ने लिखा कि जयवर्धन ने लिखा कि रसखान ने लिखा कि यज्ञ ने? तो जैनेन्द्र का उपन्यास डायरी शैली में जयवर्धन ने लिखा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी भाषा में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात शुरुआत किसने किया? विद्यानिवास मिश्र ने किया कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया कि इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने किया। हिंदी में पहली बार इंटरव्यू विधा का सूत्रपात बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंटरव्यू विधा की प्रथम कृति कौन सी है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने तो इंटरव्यू विधा का प्रारंभ किया हिंदी में, लेकिन इंटरव्यू विधा की प्रथम रचना या कृति कौन सी है? कवि सुधा है कि कवि निधि है कि कवि दर्शन है कि कवि कल्पतरु है?
सारे कवि से रिलेटेड है, तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगी। इसका राइट आंसर कीजिए, क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर यह ग है, यह ग है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर कवि दर्शन है। कवि दर्शन इंटरव्यू विधा की प्रथम रचना है या कृति है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कवि दर्शन किसकी रचना है? बेनी प्रसाद की है, कि बेनी माधव दास की है, कि सरदार पूर्ण सिंह की है, कि ये सभी की है? कवि दर्शन, यह इंटरव्यू विधा की प्रथम रचना है कवि दर्शन। और यह किसका है? फटाफट आंसर कीजिए। तो बेनी माधव शर्मा की है कवि दर्शन। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमृतलाल नागर के समस्त साक्षात्कारों का संग्रह अमृत मंथन। अमृत मंथन किसकी रचना है? अमृतलाल नागर का है। और यह सूरदास की भी जीवनी लिखे हैं और तुलसीदास की भी जीवनी लिखे हैं। तो इसका संपादन किसने किया? अमृत मंथन का, जो अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया। शरद नागर ने, कि कुमुद नागर ने, कि अमृतलाल नागर ने, कि सुंदरदास ने? किसने अमृत नागर के समस्त साक्षात्कारों का संग्रह अमृत मंथन का संपादन किया? तो शरद नागर ने किया। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। 30वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सदादर्श पत्रिका, सदादर्श पत्रिका के संपादक कौन है? ये पत्र नहीं रहेगा, पत्रिका रहेगा। लाला भगवान दास हैं, कि लाला श्रीनिवास दास जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र? इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि सदादर्श पत्रिका का संपादन किसने किया? तो लाला श्रीनिवास दास जी ने किया, जिन्होंने लिखा था हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा को इन्होंने गुरु माना, कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसे याद करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन एक बार उसका परीक्षा दे देते हैं, परीक्षा में आ जाता है, तो वह कभी नहीं भूलता है कि यही क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था। नहीं न भूलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार बंधु नामक पत्र के संपादन किसने किया? बिहार बंधु नामक पत्र का संपादन किसने किया? केशव प्रसाद ने किया, कि केशव दास ने किया, कि पंडित केशव राम भट्ट ने किया, कि निर्मल वर्मा ने किया? बिहार बंधु नामक पत्र के संपादन किसने किया? तो पंडित केशव राम भट्ट ने किया। पंडित केशव राम भट्ट ने किया। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम सिंह थे, कि राजा रामपाल सिंह थे, कि ब्रजनंदन सहाय थे, कि भरत दास थे? हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? फटाफट आंसर कीजिए। तो राजा रामपाल सिंह थे हिंदुस्तान पत्र के संपादक। क्वेश्चन नंबर 34 है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? संघर्ष का सिद्धांत है, कि युवा चेतना का सिद्धांत है, कि प्रकृति निरूपण का सिद्धांत है, कि युवा वर्ग का सिद्धांत है? तो युवा चेतना का हिंदी साहित्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत युवा चेतना का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी द्वारा, कि विश्वनाथ तिवारी द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। क्वेश्चन नंबर 36 है, साहित्य इतिहास में सबसे विवादास्पद कार्य क्या रहा?
रूपरेखा तैयार करना। साहित्य को लिखने में सबसे विवाद का विषय क्या था? उसका रूपरेखा तैयार करना। या काल विभाजन और नामकरण में, या लेखकों के नामकरण में, कि युग संधियों के नामकरण में। तो आदिकाल का तो आप जानते ही हैं कि काल विभाजन में कितना पंगा हुआ है। आदिकाल का अनेकों नामकरण हुआ है, अनेकों नाम रखा गया है, अनेकों प्रकार से ये उस आदिकाल का इतिहास लिखा गया है। तो काल विभाजन और नामकरण में ही समस्या रही। हिंदी साहित्य लिखने में सबसे विवाद का विषय रहा। काल विभाजन में कभी किसी काल को माना कि आदिकाल का समय यहाँ से यहाँ तक है, किसी ने माना कि 1950 से 1900 तक है। ऐसे ऐसे करके आदिकाल का विभाजन किए अनेकों कवियों द्वारा अनेकों प्रकार से किया गया। 37 क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास लेखन पद्धति में कौन सी पद्धति सबसे सही है? विकासवादी पद्धति कि समन्वयवादी पद्धति कि विकासवादी और समन्वयवादी पद्धति, या इनमें से कोई नहीं? तब विकासवादी और समन्वयवादी पद्धति सबसे सही है साहित्य इतिहास लेखन पद्धति में। और विधेयवादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया। अपने साहित्य इतिहास लिखते समय विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 38वां क्वेश्चन है, जैन कवि पुष्पदंत किस कवि के अंतर्गत आते हैं? तो जैन कवियों के अंतर्गत आते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, कि शैव संप्रदाय के, कि रुद्र संप्रदाय के, गौड़ीय संप्रदाय के? फटाफट आंसर कीजिए। तो शैव संप्रदाय के अनुयायी थे पुष्पदंत जैन कवि थे जो शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। रुद्र संप्रदाय के थे कौन थे? विष्णु स्वामी थे। गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कवियों में से सखी संप्रदाय के कवि कौन है? नागरीदास हैं, कि बिरहनी दास हैं, विट्ठल विपुल हैं, कि ये सभी हैं? तो यह सभी कवि सखी संप्रदाय के से संबंधित है। और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास जी थे सखी संप्रदाय के प्रवर्तक। और यह सारे नागरीदास, बिहारी दास और विठल विपुल, ये भी सभी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, द्वैताद्वैतवाद व भेदाभेद का दूसरा नाम क्या है? द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेद का दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय है, कि द्वैतवाद है, कि निम्बार्क संप्रदाय, कि अद्वैतवाद है? तो निम्बार्क संप्रदाय है। द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्क संप्रदाय या भेदाभेदवाद, ये तीनों ये निम्बार्क संप्रदाय का ही दूसरा नाम द्वैताद्वैत है और भेदाभेद है। और इसके संपादक कौन थे? निम्बार्काचार्य थे। निम्बार्काचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपस्थित देवता कौन से थे? शिव थे, कि विष्णु थे, कि नरसिंह भगवान थे, कि सूर्य थे? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी थे। और इनके द्वारा इनके संप्रदाय में जो उपासना करने वाले देवता थे वह कौन थे? तो नरसिंह भगवान थे। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? 1479 में हुआ, कि 1478 में हुआ, कि 1484 में हुआ, कि 1485 में हुआ? तो 1479 में हुआ वल्लभाचार्य का जन्म। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
43 है, प्रेम बारह खड़ी किसकी रचना है? हित हरिवंश की है कि नंददास की है कि जगन्नाथ दास की है कि स्वामी हरिदास की है? प्रेम बारह खड़ी किसकी रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह नंददास की रचना है। और सबसे छोटे कवि अष्टछाप के सबसे छोटे कवियों में कौन गिने जाते हैं? तो नंददास गिने जाते हैं। सबसे वरिष्ठ कवि कुंभनदास थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, राधा सुधा निधि किसकी रचना है? राधा सुधा निधि हरिदास जी की रचना है कि हित हरिवंश जी की रचना है कि विष्णु स्वामी जी की रचना है कि नरोत्तम दास जी की रचना है? राधा सुधा निधि किसकी रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो हित हरिवंश जी की रचना है राधा सुधा निधि। 44वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, हित हरिवंश का जन्म स्थान कहाँ है? बांदा गांव में है कि रुनई गांव में है कि नुलकना गांव में है कि लमही गांव में है? तो बांदा गांव में है। हित हरिवंश का जन्म स्थान बांदा गांव में है। अब बांदा गांव में भी तुलसीदास जी का जन्म है। तुलसीदास जी का जन्म भी बांदा गांव में, बांदा गांव जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और लमही प्रेमचंद्र जी का जन्म स्थान है। प्रेमचंद्र जी का जन्म स्थान है लमही गांव। और बांदा गांव हित हरिवंश का जन्म स्थान है, जबकि बांदा जिला के राजापुर गांव तुलसीदास जी का जन्म है। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन सी रचना हरिव्यास देव जी की है? सिद्धांत रत्नांजलि है कि निम्बार्कोष्टम शतम है कि महावाणी है कि ये सभी है? इनमें से कौन सी रचना हरिव्यास देव जी की है? तो हरिव्यास देव जी की रचना का नाम बताइए। तो ये सभी है, ये सभी रचना हरिव्यास देव जी की है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, नाभादास का पूरा नाम क्या है? नारायण दास है कि नाभादास नाभा है, नामदास नाभा है कि नारायण दास जी नाभा है कि धर्मदास नाभा है? तो नारायण दास जी नाभादास जी का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, नेह मंजरी लीला व रति मंजरी लीला। नेह मंजरी लीला और रति मंजरी लीला किसकी रचना है? यह दोनों रचनाएं किसकी है? नंददास की है कि नाभादास की है कि ध्रुवदास की है कि गोपाल दास की है? नेह मंजरी लीला और रति मंजरी लीला यह दोनों रचनाएं ध्रुवदास जी का है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नेह मंजरी लीला और रति मंजरी लीला ध्रुवदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, अष्टशकाओं के लीलात्मक स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? भाव विलास में मिलता है कि भाव प्रकाश में मिलता है कि रस विलास में मिलता है कि उज्ज्वल नीलमणि में मिलता है? तो उज्ज्वल नीलमणि तो रूप गोस्वामी जी की रचना है। रूप गोस्वामी जी का रचना है। रूप गोस्वामी जी की रचना है। तो किस में मिलता है? तब भाव प्रकाश में मिलता है। भाव प्रकाश में अष्टशाखाओं के लीलात्मक स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भाव प्रकाश भवानी प्रकाश ये किसकी रचना है? यह देव जी की रचना है। यह देव जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रसखान के गुरु का नाम बताइए। बल्लभाचार्य हैं कि विठलनाथ हैं कि हरिवंश जी हैं कि ध्रुवदास जी हैं? तो रसखान के गुरु का नाम विठलनाथ है। विठलनाथ रसखान के गुरु जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। हमारा यह सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगे, आपके परीक्षा के उपयोगी लगे, तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।